नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम दिशाएं में मैं करिश्मा सिंह स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम विभिन्न विषयों के साथ उपस्थित होते हैं और आप सभी तक तमाम जानकारियां पहुंचाते हैं। आज हमने जिस विषय को चुना है वह है फैशन में करियर। तो जिन भी छात्र छात्राओं की रुचि फैशन में है, फैशन में अपने करियर को आप चुनना चाहते हैं, तो आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है। और मैं आप सबको यह भी बता दूं कि हमारा यह कार्यक्रम फ़ोन इन लाइव है, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सीधे हमारे गेस्ट से अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है और अपना सवाल पूछना है। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171। तो हमें कॉल करें और अपना सवाल पूछें। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे गेस्ट से आपको मिलवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आप हैं नयन आर्यन ठाकुर जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। और हमारे साथ दो छात्राएं जुड़ी हैं, आप हैं ऋचा कुमारी जी और आप हैं स्मृति रानी जी। आप सभी भी अपने प्रश्न पूछेंगे और हमारे गेस्ट का एक बार फिर मैं आपको गेस्ट से मिलवा दूं। नील आर्यन ठाकुर जी, आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि फैशन क्या है। फैशन की अगर सूझबूझ की हम बात करें तो आप हमें क्या सुझाव देंगे या क्या बताएंगे फैशन के बारे में? सबसे पहले तो थैंक यू करिश्मा। फैशन के तो बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, लेकिन अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो फैशन बहुत ही फास्ट इवॉल्विंग ट्रेंड होता है। जो आजकल बहुत सारे ट्रेंड्स होते हैं, जैसे एक पॉप कल्चर हो गया, एक रॉक का टाइम था, एक हमारा जो इंडियन कल्चर होता है, और ये डिफ़र कर सकता है रीजन से। मतलब जैसे इंडिया का एक कल्चर हो गया, एक अमेरिकन कल्चर हो गया, या आपको ये धर्म के हिसाब से भी बदलता है। सारे रिलीजन के एक अपने अपने तरीके होते हैं, तौर तरीके होते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे भी ये बदलता है। तो बेसिकली आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो, मुझे लगता है कि फैशन एक कंफर्ट भी रहना चाहिए। किसी फैशन में अगर आप कुछ पहन रहे हो, चाहे आप कोई कपड़ा हो या फुटवेयर हो या एक सर्टेन हेयर स्टाइल आपने किया है, उसमें आप कंफर्टेबल हो, आप एक सर्टेन पर्सनालिटी अपनी आप दिखा रहे हो सामने वाले को, वो आपको डिफाइन कर रहा है। जो फैशन है वो आपको डिफाइन कर रहा है, आपकी पूरी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। तो वही फैशन है जी। तो ऋचा जी, आपका भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमारे गेस्ट से पूछें। जी बिल्कुल। नील जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आजकल युवा जोश में आकर मुंबई तो चले जाते हैं, जैसे कि आपने वहाँ जाके अपना करियर बनाया लिया है, लेकिन बहुत से युवा आजकल मुंबई चले तो जाते हैं पर वहाँ जाके रिजेक्शंस को हैंडल नहीं कर पाते हैं, वो जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो रिजेक्शन को हैंडल करने पे आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है रिजेक्शन किसी भी फील्ड में हो सकता है, ठीक है, और रिजेक्शन हैंडल करना बस इस लाइन ऑफ करियर में नहीं, मुझे लगता है ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। और रिजेक्शन को जब मतलब मैं भी मुंबई में था तो ऐसा नहीं मुझे जाते ही काम मिलने लगा था। बहुत ज़्यादा ही रिजेक्शन, ऐसे नॉट फिट बोलते हैं वो, कहीं मैं ऑडिशन दे रहा था, वो मेरी शक्ल देख के ही नॉट फिट कर देते थे। एक समय ऐसा है कि मुझे खुद पे डाउट लगने लगा कि क्या मैं हूँ भी उस लायक। लेकिन मुझे लगता है कि जो रिजेक्शन होता है वो आपका सबसे बड़ा टीचर होता है, उससे आप बहुत कुछ सीखते हो। और कभी कभी मुझे लगता है थैंक गॉड मुझे 4 साल पहले काम नहीं मिला, क्योंकि शायद मैं फिर आज जैसा हूँ, मैंने जितना काम किया खुद पे वो रिजेक्शन की वजह से ही था। तो आज जो भी हूँ मैं, रिजेक्शन ने ही मुझे सिखाया, रिजेक्शन ने ही मुझे बदला। सर, आप तो बेसिकली आप सहरसा से हैं, लेकिन आप अपनी मॉडलिंग करियर को मुंबई से आपने मॉडलिंग कर रहे हैं, और आपके एकेडमिक के बारे में हमें कुछ बताएं। आपने अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त की है और आप इस फील्ड में आए, इसके बारे में हमें बताएं। जी, मेरी स्कूलिंग तो इनिशियली बिहार से ही हुई, कि मेरे पापा एक IAS ऑफिसर हैं, उनका ट्रांसफ़र होता रहता था, तो जहाँ भी उनका ट्रांसफ़र होता था, मुझे लगता है सबसे लंबा टाइम भागलपुर में मैंने पढ़ाई की। DPS वहाँ पे उसमें खुला ही था जब मैंने एडमिशन लिया था। 10th के बाद मैं बाहर चला गया, मैं दिल्ली गया। 11th-12th मैंने दिल्ली से किया था, एक गंगा इंटरनेशनल स्कूल था। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जो था, मैंने GD गोइंका एक यूनिवर्सिटी है, उसमें मैंने एडमिशन लिया था प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में। लेकिन मैंने एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम दिया जिसमें मैंने क्रैक कर लिया उस एग्ज़ाम को, और मैं चला गया मिलान, इटली। वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में की, फिर मैंने स्पेशलाइजेशन की ऑटोमोबाइल डिज़ाइनिंग में, और थोड़ा बहुत काम भी किया फिर वहाँ पे। और उसके बाद मैंने अभी हाल में अपनी MBA भी ख़त्म की, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि
चाहे किसी भी फील्ड में आप हो, लेकिन कभी ना कभी मुझे बिजनेस तो करना ही है। जी बिल्कुल। तो मैंने MBA किया आपको मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्स में, जी, और साथ साथ मैं अपना काम भी करता रहा। काम भी आप करते जी। रहे, बहुत ही मेहनती भी है आप। थैंक यू। जी, और इसके बारे में अगर अगला सवाल, स्मृति जी, आपके जी। मन में कोई सवाल है तो आप पूछें। मेरा सवाल ये है कि एक मॉडल को की सबसे बड़ी ताकत क्या हो सकती है? एक मॉडल बनने के लिए मुझे लगता है कि कोई एक एलिमेंट नहीं है। अगर आपको एक मॉडल बनना है तो मॉडलिंग के काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आपकी कॉन्फिडेंट होना सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कैमरा जब फेस करें तो आप नर्वस नहीं हो, क्योंकि अगर आप नर्वस हो गए तो फिर आपका सारा ध्यान उसी में चला जाएगा और आप पोज नहीं कर पाओगे। दूसरी बात ये हो जाती है आपकी एक फिटनेस होनी चाहिए। वैसे आजकल प्लस साइज मॉडलिंग का भी एक दौर चला है जिसमें बॉडी पॉजिटिविटी की बात होती है, उसे बहुत ज़्यादा इंकरेज किया जाता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप प्लस साइज हो या किसी आपका मेजरमेंट कुछ भी हो। डिस्पाइट ऑफ दैट यू हैव टू बी हेल्दी एंड फिट। वेरी कॉन्फिडेंट। या एग्जैक्टली। एंड तीसरी चीज़ हो जाती है आपकी पोस्चर, आप कैसे खड़े हो, क्योंकि मॉडलिंग में आपको बेसिकली एक मैनिक्विन जब आप देखते हो दुकान के बाहर लगी होती जी, है, वो एक स्टैंडर्ड साइज होती है। ऐसा भी नहीं कि अगर मैं फिट ही हूँ तो मैंने बहुत ज़्यादा बॉडी बना ली, अब बहुत लंबा चौड़ा हो गया, तो मुझे वहाँ पे काम नहीं मिलेगा। मुझे एक टिपिकल मैनिक्विन का एक नॉर्मल सा बॉडी होता है, मुझे उसमें फिट आना है। कि जो मीडियम साइज़ की टी शर्ट होती है फॉर एग्जांपल, मुझे उस साइज़ में ही रहना होता है कि मुझे काम मिले। तो वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, उनका कपड़ा इंपॉर्टेंट है, उनका प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। वो प्रोडक्ट अच्छा लगना चाहिए मेरे ऊपर, तभी मुझे मॉडलिंग में काम मिलेगा। जी, ऋचा जी, आपके मन में कोई सवाल है, आप पूछें। जी बिल्कुल। जैसे कि हम सभी जानते हैं नील जी कि डिसिप्लिन हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मॉडलिंग के क्षेत्र में डिसिप्लिन कितना ज़्यादा ज़रूरी है वो हमारे दर्शकों को बताएं। ऋचा जी, मुझे लगता है डिसिप्लिन किसी भी फील्ड में ज़रूरी है, क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत सारे फेज रहे जिसमें मैं बहुत डिसिप्लिन रहा हूँ, किसी में मैं बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं भी रहा हूँ। तो मैंने वो उतार चढ़ाव देखा है, और मैंने देखा है कि जब मैं डिसिप्लिन होता हूँ तो जो रिज़ल्ट होता है, जो आउटकम होता है, वो ड्रामेटिकली चेंज हो जाता है। वो बहुत ही सक्सेस मुझे दिखने लगता है अपने काम पे। और एक जो डिसिप्लिन होता है, सुबह उठना, रात को टाइम पे सोना, और आप क्या खा रहे हो उसको आप बोलते हैं ना, थॉटफुली आप देख रहे हो आप क्या खा रहे हो, आप कब सो रहे हो, आपका एक रूटीन होता है। क्योंकि मुंबई जैसे शहर में बोलते हैं इट्स अ सिटी दैट नेवर स्लीप्स, हमेशा जगह ही होता है। नाइट लाइफ वहाँ की बहुत होती है। और प्लस मैं जिस करियर में, वहाँ पार्टीज सोशलाइजिंग करना, ये बहुत कॉमन है और इनफैक्ट ज़रूरी भी है। वहाँ पे आप वो वर्क लाइफ बैलेंस जब क्रिएट करते हो, मुझे लगता है अक्षय कुमार सर जो है उनको ले लीजिए आप, वो डिसिप्लिन है, और मुझे लगता है बहुत बड़ा रीज़न है उनके सक्सेसफुल होने का। बिल्कुल, फिटनेस का भी। तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी फील्ड में इंपॉर्टेंट है। और मैं ये कहना चाहूँगा दर्शकों को कि अगर आप कोशिश करके एक रूटीन, एक डिसिप्लिन अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो मैजिकल है। और आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, और आप थैंक यू बोलिएगा मुझे बाद में। जी बिल्कुल, थैंक यू बोलेंगे। और हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जो भी हमारे छात्र छात्राएं हैं, जो भी फैशन को अपने करियर के रूप में बनाना चाहते हैं, तो उनको शुरुआत कैसे करनी चाहिए, या किस तरीके की जो दिक्कतें आती हैं इस फील्ड में कैसे फेस करें? अगर एज अ मॉडल, मैं एक्टिंग की बात नहीं करूँगा अभी, एज अ मॉडल अगर आपको अपने करियर पे काम करना है तो सबसे पहले मुझे लगता है कि जो उसके एकेडमिक पार्ट है, जो मॉडलिंग के, जैसे मैंने एलिमेंट मैंने स्मृति जी से अभी डिस्कस किया, तो उसके जो एलिमेंट्स है पहले आप समझिए, आप वहाँ पे कहाँ स्टैंड करते हैं उसको आंकिए, जहाँ पे आपको कमी दिखाई दे रही है उस पर आप काम कीजिए। ऐसा नहीं है, मुझे लगता है मॉडलिंग कोई भी आदमी कर सकता है। पहले एक हाई टेक क्राइटेरिया था, लेकिन अब वो भी खत्म हो गया है क्योंकि कमर्शियल मॉडलिंग आ गई है। तो आप खुद पे काम कीजिए, खुद के जो स्ट्रेंथ हैं, जो आप में जो आपकी जो स्ट्रेंथ है उस पर और काम कीजिए। हाँ, और जो कमियां हैं उस पर भी काम कीजिए। और जब एकेडमिक पार्ट आपका हो जाता है उसमें, और आप देखते हो कि हाँ आप कैमरा फेस कर पा रहे हो, आप इतने कॉन्फिडेंट हो, आप अपने किसी फोटोग्राफर दोस्त से कह सकते हो कि आपकी पोर्टफोलियो बना दे। इनिशियली मुझे लगता है प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बनाने से पहले आपको एक नॉर्मल एक फ्रेंड को आप कहिए कि आपकी वो अच्छी अच्छी तस्वीरें खींचे, आपकी हर प्रोफाइल में खींचे, जो मास्टर शॉट होता है, क्लोज शॉट होता है, तो आपको वहाँ पे भी अपनी कमियां पता चले और आप उस पर काम कर पाओ।
उसके बाद आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर से, जो थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा पैसा लगता है उसमें, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी पोर्टफोलियो बनाइए एक अच्छे फोटोग्राफर के साथ। साथ साथ मुझे लगता है आज के ज़माने में आपको अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे भी काफ़ी काम करना पड़ता है, क्योंकि मुझे खुद 90% काम सोशल मीडिया पे आता है। मुझे लोग इंस्टाग्राम पे ही अप्रोच करते हैं, क्योंकि वो एक पोर्टफोलियो की तरह है, उसमें मेरे जितने तरह के फ़ोटोज़ हैं लोग वहीं से मुझे काम देते हैं। तो एक ये भी एक तरीका है। बाकी आप जाइए और जितने स्टूडियोज़ वगैरह होते हैं मुंबई में, दिल्ली में, आजकल पटना में भी हैं काफ़ी, आप वहाँ जाइए, वहाँ आप अपनी प्रोफाइल दीजिए, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी या ईमेल के थ्रू, और फिर वो अगर उनके रिक्वायरमेंट में आप बैठते हैं तो वो आपको बुलाएंगे। और एक मतलब बहुत रिजेक्शंस के बाद आपको फाइनली काम मिलने लगता है, अगर आप कंसिस्टेंट रहें तो। जी जी जी। स्मृति जी, आप कुछ सवाल करना चाहेंगी? जी, आपको अपनी इस जर्नी की शुरुआत में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था? समस्याएं तो, चैलेंजेस तो काफ़ी सारी थी इनिशियली। अपनी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं था इनिशियली मुझे। जब मैं अपने जॉब को छोड़ के और अपने जो मेन स्ट्रीम करियर है उसको छोड़ के मैंने जब तय किया था कि मैं एक मॉडल और एक एक्टर बनना चाहता हूँ, तो काफ़ी लोगों ने इसका विरोध किया था। लेकिन मुझे लगता है कि ये ऐसे सिचुएशन लाइफ में हमेशा आते ही हैं, और जब तक आप खुद को प्रूव नहीं कर देते हो तब तक लोग विश्वास नहीं करते हैं, स्पेशली ऐसे करियर का जो आपको पता है कितना ज़्यादा ये रिस्की है। और लोग यही चाहते हैं कि हम एक सेफ सिक्योर्ड जॉब करें और एक सिक्योर्ड करियर को चुनें, जिसमें जो काम हमें रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे, ऐसा जॉब हम चुनें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो किसी चीज़ के लिए, तो आप, मुझे लगता है आप लड़ो उस चीज़ के लिए, और आप कर सकते हो उस चीज़ आप को। बिल्कुल कर सकते हैं। ये था या हमारा क्वेश्चन यहाँ भी था, क्योंकि फैमिली से हमें सपोर्ट नहीं मिल पाता है। कई बार ऐसे होते हैं कि कई फैमिली मेम्बर्स सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि कहते हैं कि आप बच्चे हो, आप पढ़ रहे हो, आप एक सिंपल जॉब करिए और करियर में आगे बढ़िए और एक सिंपल लाइफ रहिए। ठीक है, तो इसमें कई बार ऐसे होते हैं कि बच्चे निराश हो जाते हैं और कई बार ऐसी गलत हरकतें भी कर देते हैं, या खुद से निराश होकर ज़िंदगी से हताश हो जाते हैं। तो उनके लिए क्या मार्गदर्शन देंगे आप? देखिए, मेरे लिए एक चीज़ तो बहुत ही, मैं एक मामले में खुद को बहुत लकी मानता हूँ कि मेरे पापा हमेशा मेरा सपोर्ट किए। जी। भले उनको किसी ने क्या कहा, लेकिन उन्होंने ये मुझे हमेशा कहा कि मुझे भरोसा है तुम जो करोगे सही करोगे। जी। और ऑल्दो मैं एक बिहारी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और काफ़ी लोगों ने मेरे पापा को ही बोला कि आप क्या कर रहे हैं, कि IIT करवाइए और ये सब करवाइए। हाँ। लेकिन मेरे पिताजी बहुत ओपन माइंडेड और बहुत बोलते हैं फॉरवर्ड है इस मामले में मेंटली, और उन्होंने मुझे ट्राई करने दिया, घुसने दिया, अपने जॉब को छोड़ के एक रिस्क लेने दिया। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू पापा। और मेरी माँ थोड़ा डरी रहती थी, और क्योंकि वो मेरे बहुत सारे कज़न्स को और उन लोग को देखती थी कि कोई IIT कर रहा है, कोई UPSC निकाल रहा है, तो वो बोलती थी कि मैं क्या बोलूँ लोगों को कि तुम क्या कर रहे हो। इस चक्कर में मैंने MBA किया था कि वो बोल पाए लोगों को कि हाँ ये कुछ कर रहा है। बिल्कुल। हाँ, ये चैलेंजेस तो रहता ही है। और इनिशियली तो मुझे बहुत लोगों ने कहा कि ये शौक तुम्हारा पूरा हो गया तो अब मेन स्ट्रीम करियर में आ जाओ, ये मैंने बहुत सुना। इनफैक्ट जब कोविड आया तब मैं भी थोड़ा डगमगा गया था इस करियर को लेके। जी। हाँ, तो मतलब ऐसे सिचुएशंस आते रहे मेरे लाइफ में। ये होता है, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स से ज़्यादा हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वही हमें डेमोलाइज करते हैं इस चीज़ के लिए कि आप क्या कर रहे हो, आप ये सही नहीं है, ये गलत नहीं है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें हम खुद के एम पे भरोसा रखना चाहिए, और आप जो भी सही तरीके से करते हैं काम, उसमें आपको सफलता मिलती ही है। जी। आप ऋचा जी, आप कुछ पूछना चाहेंगी सर से? बिल्कुल। नील जी, मुझे ये पूछना था कि बहुत से लोग मॉडलिंग और पेजेंट्री को एक ही समझते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि पेजेंट्री और मॉडलिंग में, फैशन मॉडलिंग में वो फ़र्क नहीं कर पाते। तो आप इसका दोनों में अंतर क्या है, एक मूल अंतर आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जो फैशन मॉडलिंग होता है या प्रोडक्ट मॉडलिंग होता है, उसमें जो प्रोडक्ट होता है वो आप नहीं होते हो, आप उस प्रोडक्ट को शोकेस करते हो। अगर मैं एक मॉडल हूँ और मानिए आप एक डिज़ाइनर हैं, आपने एक कपड़ा डिज़ाइन किया, तो मैं उस कपड़े को सेल करने की कोशिश करूँगा, और मैं एक मीडियम हूँ उस कपड़े को सेल करने। लेकिन जो पेजेंट्री होता है वहाँ मैं अपने स्टेट को या अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ। जैसे अभी मिस्टर पैसिफिक यूनिवर्स में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया पेरू में जाके।
तो वहाँ मैंने इंडियन कल्चर को लैटिन अमेरिका में वो किया, रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ प्रोडक्ट मैं खुद था, यहाँ मैंने खुद को ही रिप्रेजेंट किया। और जो बाकी जैसे मेरे अलावा वहाँ पे मिस्टर वेनेजुएला थे, मिस्टर इंग्लैंड थे, मिस्टर जापान, तो और भी काफ़ी सारे कंट्रीज थे, उन्होंने अपने कंट्री को, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया। तो मेन मोटा मोटी यही जो फ़र्क है वो यही है। हाँ, लोग काफ़ी कंफ्यूज करते हैं जी इन दोनों में। जी, इसको अगर छात्राएं अगर कर, हाँ सर, मैं रुकना चाहूँगी, हमारे एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो हाँ जी, आप अपना नाम बताएं। मैम, आई एम अंजलि चौधरी। अंजलि चौधरी जी, आप अपना सवाल पूछें। मैम, हमको सर से ये पूछना है कि हम भी एज एन मॉडलिंग करियर में जाना चाहते हैं, जी। तो उसको सीखने के लिए कि कैसे खुद को मेंटेन करना है, क्या करना है, उसके लिए कोई इंस्टीट्यूट है क्या? हम एडमिशन ले सकते हैं? जी, कैसे बिल्कुल। आगे बढ़े? जी, बिल्कुल सही जवाब। क्या कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ से वो शुरुआत कर सकती हैं? अंजलि, अच्छा सवाल है आपका। और अगर आपको मॉडलिंग को एज अ करियर बनाना है, देखिए इंस्टीट्यूट्स तो काफ़ी सारे हैं, मुंबई में भी है, अब शायद पटना में भी खुल गए। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले आप गूगल से शुरू कीजिए, ठीक है। गूगल पे आप देख सकते हैं जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं मॉडलिंग के, जो बेसिक चीज़ें, जैसे मैंने अभी बताया था कि एलिमेंट्स ऑफ मॉडलिंग होते हैं। आप अपने फिटनेस पे ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे जो भी जिम है वो जाइए आप, और जो अच्छा कोई ट्रेनर है आप उससे एक अच्छी जो फिटनेस है वो आप उस लेवल पे पहुँचिए। दूसरा, जो अपने कॉन्फिडेंस है उस पर आप काम कर सकते हैं। कैसे? आप किसी फ्रेंड को या किसी फोटोग्राफर को आप उसके साथ कोलैबोरेशन कीजिए और अच्छी फ़ोटोज़, अलग अलग टाइप का जो अटायर होता है, इंडियन वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, आप उसमें अपनी शूट करवाइए और उसको आप सोशल मीडिया पे डालिए। और आप देखिए कि लोगों का जो वो है, मतलब रिएक्शन है वो कैसा है, लोग लाइक कर रहे हैं। या आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आपको करना चाहिए या आप कैसे इस चीज़ को बेटर कर सकते हैं। बहुत लोग होंगे जो आपको बताएंगे। और जो बड़े बड़े फैशन मॉडल्स हैं, जैसे आप हरनाज हैं, जैसे मिस यूनिवर्स हैं, या और भी बहुत लोग हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वो कैसे पोज कर रही हैं, वो एक कपड़ा, अगर वो साड़ी पहनी है तो वो किस तरह से, वो कौन सा प्रोफाइल दे रही हैं। तो ऐसे आप सीख सकते हो। हाँ, पोस्चर्स वगैरह जो होता है वो आप सीख सकते हो। और मुझे लगता है जब ये सब आप एक बार सीख लो ना, तब आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके उसको ब्रश करो। क्योंकि अगर आप एकदम नए हो और आप इंस्टीट्यूट में जाओगे ना, तो आधी चीज़ आपको वो जो बताएंगे वो आप गूगल से सीख सकते हो। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि इट विल बी अ वेस्ट ऑफ मनी। एंड मुझे लगता है बहुत कुछ आप घर पे ही सीख सकते हो। और आप ज़रूरी है कि जो छोटे यहाँ पे जो ब्रांड्स है, जो पटना में ब्रांड्स होंगे, आप उन्हें जाके अपनी प्रोफाइल भेजो अगर आपकी पोर्टफोलियो बन गई हो तो, और आप काम करना शुरू कर दो। क्योंकि सबसे बड़ा टीचर काम ही होता है। मैंने भी बहुत कोर्सेज वगैरह किए हैं, लेकिन फाइनली मैंने सीखा तब जब मैंने काम करना शुरू किया। जी बिल्कुल सर। अंजलि, आप चाहें तो सर को फॉलो भी कर सकती हैं सर। हाँ। आप अपना इंस्टा आईडी हमें बता दें। नील आर्यन है, नील आर्यन, आप इनको फॉलो करिए और इनसे सीखिए। थैंक यू अंजलि। चलिए सर, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं जी। और हम जानना चाहेंगे स्मृति जी से, जी। आपके कोई प्रश्न है? गुड लुकिंग होना कितना इम्पोर्टेंट है मॉडलिंग के लिए? देखिए, गुड लुकिंग का ना एक कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। हमारे कंट्री में गुड लुकिंग का एक अपना डेफिनेशन है। शायद आपके नज़र में जो गुड लुकिंग कोई व्यक्ति होगा, मेरे लिए कुछ और होगा। अफ्रीका में कुछ और होता है, अमेरिका में कुछ और होता है। तो ये कुछ वो नहीं है। मुझे लगता है कि गुड लुकिंग को अगर ऐसे देखें कि हाँ, बंदा हेल्दी है, ठीक है, और स्वस्थ है और खुद को अच्छे से मेंटेन कर पा रहा है, खुद को लेके अगर वो कॉन्फिडेंट है, तो गुड लुकिंग है। आजकल गुड लुकिंग मतलब ये नहीं है कि एक सर्टेन एक जो फिगर होता है वो खत्म हो गया अब मामला। अब गुड लुकिंग हर तरह के लोग होते हैं। इसलिए मैंने बोला था कि प्लस साइज भी आज के टाइम पे आ गया है। जो आप 10 साल पीछे जाइएगा तो वो गुड लुकिंग शायद उतना नहीं हो जितना आज के टाइम पे लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो आज के टाइम पे एक्सेप्टेंस, आज की सोसाइटी बहुत ज़्यादा करने लगी है, एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ गया है। मुझे लगता है सेल्फ एक्सेप्टेंस ज़्यादा ज़रूरी है गुड लुकिंग होने से, क्योंकि सोशल मीडिया स्पेशली, वहाँ से हम जो भी रेगुलरली जो हम देखते हैं, कंटिन्यूसली हम देखते हैं सोशल मीडिया पे एक सूडो इमेज, मैक्सिमम एडिटेड रहते हैं।
आपको पता होना चाहिए, सब कुछ एडिटेड होते हैं, बहुत आसान है किसी भी फोटोज़ और वीडियोज़ को एडिट करना आज के टाइम पे। और आजकल लड़के क्या करते हैं, उसको अटेन करने के लिए स्टेरॉयड भी लेते हैं, बहुत तरह के ड्रग्स भी लेते हैं, बहुत एक्सट्रीम चले जाते हैं, जबकि इतना एक्सट्रीम जाना ज़रूरी नहीं होता, वो बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में सब कुछ एडिट कर दिया जाता है। तो ये जो नॉलेज है ये होना बहुत ज़रूरी है। और गुड लुकिंग का कोई डेफिनेशन नहीं है, मैं भी गुड लुकिंग हूँ, आप भी गुड लुकिंग, हम सब हैं गुड लुकिंग। हाँ, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम गुड लुकिंग हैं, और इस एक्सेप्टेंस के साथ जो अपने में स्ट्रेंथ है उस पर और काम करते जाएं, वीकनेसेस को धीरे धीरे खत्म करते जाएं, तो बस वही है। बहुत ही अच्छा आपने जवाब दिया और बहुत ही अच्छा लगा ये जान के कि हमें सेल्फ लवर भी होना चाहिए। आप गुड लुकिंग अट्रैक्टिव तभी हो सकते जब आप खुद से बहुत प्यार करें, खुद को संवारें, खुद को अच्छा लगा। और मैं दर्शकों आपको फिर से बताना चाहूँगी कि आप हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करके हमारे गेस्ट से सवाल पूछ सकते हैं। हमारा जो टोल फ्री नंबर है वह है 1800-3456-171। कॉल करिए और अपना सवाल पूछिए। नील जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसको फैशन को करियर के रूप में तो हम चुनते हैं, पर इसके आगे चल के हमारे पास क्या प्रोफाइल जॉब रहता है, किस तरह का जॉब हमें मिल सकता है, या किस तरह का काम हम आगे जाकर कर सकते हैं? मैं आपको सॉरी सर, मैं रुकना चाहूँगी, शायद हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, हाँ, मेरा नाम पिंटू कुमार हुआ, मैं बाहर से बोल रहा हूँ। जी पिंटू जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैम, वो लिंक होता है, जेई लिंक होता है, तो क्या फैशन डिजाइनर के लिए भी वैसा एग्जाम के लिए और नामांकन के लिए, और इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होता है? जी बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा कि क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। फैशन के लिए भी कोर्सेज होते हैं, उसके बारे में आप हम जी देखिए, फैशन के लिए, फैशन मॉडलिंग के लिए बेसिकली ऐसी कोई सर्टिफिकेशन या कोई डिप्लोमा या डिग्री कुछ ऐसी नहीं होती। आप अगर पढ़े लिखे हैं किसी भी फील्ड में तो मुझे लगता है एक एड ऑन होता है, आप कॉन्फिडेंट होते हो। लेकिन मुझे लगता है कि जो वर्कशॉप्स होते हैं हमारे, जो मॉडलिंग के वर्कशॉप होते हैं, बहुत वर्कशॉप मैं ही लेता हूँ आज के टाइम पे, तो उसमें हम बेसिकली जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं मॉडलिंग के, जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपकी पर्सनालिटी पे आप कैसे काम करते हो, आप कैसे बैठे हो, जो पोस्चर होता है उस पे आप काम करते हो। हाँ, आपकी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। आप कम्युनिकेट, जैसे मैं भी कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ आपसे, तो इस पे भी मैंने काम किया है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड होता है, आपको वो बात करने का, बैठने का, आपको उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, उसको थोड़ा सीखना होता है, क्योंकि जब आप बाहर जाते हो तो उस स्टैंडर्ड को आपको मेंटेन करना होता है। क्योंकि अभी भी पटना या बिहार में बहुत ज़्यादा ब्रांड्स नहीं है, तो अगर आप एक मॉडल बनना चाहते हो तो आपको जो इंटरनेशनल ब्रांड होते हैं या अपने इंडियन ब्रांड्स ही जो मुंबई दिल्ली में होते हैं, आपको उनके लिए ही काम करना होता है। जैसे रेमंड्स हो गए, मान्यवर हो गया, तो उसमें भी जो एक टिपिकल स्टैंडर्ड होता है आपको पोस्चर का, बॉडी लैंग्वेज का, एक्सप्रेशंस का, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद के बारे में जानना, मुझे लगता है कि आपका कौन सा प्रोफाइल अच्छा है, आपका कौन सा पोज अच्छा है, तो ये खुद के बारे में जानना मुझे लगता है यही इंपॉर्टेंट है। और आप इसी के बारे में और रिसर्च करते हो। ऐसा कुछ वो नहीं है कि आप 12th पास करके मॉडल बन सकते हो, या आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके। मुझे लगता है एक्टिंग में इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एकेडमिक पार्ट जो होता है आपका। लेकिन मॉडलिंग में मुझे लगता है कि हाँ, इफ़ यू आर एबल टू कम्युनिकेट वेल, अगर आप कम्युनिकेट अच्छे से कर पाते हो तो वेल एंड गुड। और इसकी वजह से क्या होता है, आपको बाहर जाने का भी मौका मिल सकता है। हो सकता है कोई फ्रांस में भी कोई कंपनी हो जो आपको बुला ले। जी बिल्कुल जी सर। चलिए, हमारा सवाल वही था कि इसको जॉब प्रोफाइल के रूप में कैसे कर सकते हैं मॉडलिंग को। जी मुझे लगता है कि मॉडलिंग पहले से बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रही है आज के टाइम पे, ठीक है, एज अ करियर, क्योंकि काफ़ी सारे ब्रांड्स आ गए हैं आज के टाइम पे। बहुत एंटरप्रेन्योरशिप जब से स्टार्टअप्स शुरू हुआ है, और ज़्यादा लोग बिजनेस कर रहे हैं। और मॉडलिंग बस कपड़ों के लिए ही नहीं, मुझे लगता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए मॉडलिंग चाहिए। आज जब कमर्शियल मॉडलिंग जो आ गई है, आप कोई भी, आप वॉशिंग मशीन, टीवी, किसी भी चीज़ के लिए, कार्स हो गए, हाँ, वहाँ आप देखेंगे एक मॉडल होता है जो उसको शोकेस करता है। तो ये एक बहुत बड़ी फील्ड है, और
इस फील्ड में मतलब मॉडलिंग के बहुत बहुत टाइप्स भी हैं। कमर्शियल मॉडलिंग हो गया, हाई फैशन मॉडलिंग हो गया, आजकल H&M, ज़ारा, इस टाइप के जो ब्रांड्स हैं उनके लिए हाई फैशन मॉडलिंग होता है, जिसमें कुछ मॉडलिंग होता है हाई फैशन में, जैसे हाइट थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार मुझे काम नहीं मिलता क्योंकि लड़कियां ही 6 फीट से ऊपर होती हैं, तो मुझे ही काम नहीं मिलता। लेकिन कमर्शियल मॉडलिंग में मैं काफ़ी काम करता हूँ, क्योंकि कमर्शियल मॉडलिंग में एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट होता है, तो वहाँ पे मैं क्रैक कर लेता हूँ, उसको इस कर लेता हूँ। और प्रोडक्ट मॉडलिंग भी, बहुत सारे फील्ड हैं। अगर आप रिसर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप किस टाइप में आप काम कर सकते हो, किस तरह का किस प्रोफाइल तरह का जॉब आप प्रोफाइल, ले जी, सकते हो, कैसे जी, काम जी, आप जी, कर सकते जी, हो। जी। एक और सवाल है सर मेरा कि लड़कियों में, लड़कियां मॉडलिंग करती हैं, जी। ठीक है, शोज में जाती हैं, और लड़के होते हैं, तो आप लोगों को किस तरह के चैलेंजेस देखने होते हैं, फेस करने होते हैं? लड़कियों को और लड़कों गर्ल्स को में और बॉयज में अगर करें तो किस किस तरह के चैलेंजेस होते हैं या क्या भी दिक्कतें आती हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मॉडलिंग में तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ दिक्कत होती है, जी। ठीक है, क्योंकि लड़कियों का एक अपना एक अलग मार्केट है, लड़कों का अलग मार्केट है। आज पहले क्या होता था, लड़कियों को के लिए ज़्यादा काम था इंडस्ट्री में, लेकिन आज बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं जो बस मेंस वेयर बना रहे हैं। तो मतलब मैं तो मुंबई में रोज़ ही काम कर सकता हूँ, मेरे लिए रोज़ ही काम है, ये अच्छी बात है। लेकिन पैजेंट्री में अभी भी थोड़ा लड़कियों को इंडिया में स्पेशली ज़्यादा वैल्यू मिलता है, जैसे मिस यूनिवर्स हो गई, मिस वर्ल्ड हो गई, मिस इंडिया हो गई। लेकिन धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ, चूँकि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से मैंने जीता था मिस्टर इंडिया पिछले साल, रूबरू मिस्टर इंडिया, वो एक काफ़ी रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया में सबसे ज़्यादा मतलब बड़ा जो मिस्टर इंडिया और जो ऑथेंटिक है वही कर रहे हैं। रूबरू मिस्टर इंडिया के थ्रू ही आप इंटरनेशनल जो पैजेंट है वहाँ जा सकते हैं। अगर आपको इंटरनेशनली अपने आप को या इंडिया को रिप्रेजेंट करना है तो आप रूबरू मिस्टर इंडिया के थ्रू ही जा सकते हैं। तो आज के टाइम पे मुझे लग रहा है ये जो गैप है ये बहुत नज़दीक आ रहा है और लड़कों के लिए भी काफ़ी काम है। जी सर, ऋचा जी आपसे कुछ पूछना चाहेंगी? जी बिल्कुल सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल बिहार के लोगों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मॉडलिंग में भी उनका रुझान काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो बिहार के युवाओं को खासकर ऐसा आप कौन सी ऐसी सलाह देना चाहेंगे जिससे वो मॉडलिंग करियर में अपना एक मुकाम हासिल कर सकें? बिहार के जो यूथ हैं उनको सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि अपनी पहले पढ़ाई जो है, जो बेसिक एजुकेशन है वो आप पूरी कीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं खुद 11th-12th के बाद ही मॉडलिंग करने का सोच रहा था और मैं काफ़ी रिबेलियस भी हो गया था। मेरी माँ ने ज़बरदस्ती मुझे ग्रेजुएशन वगैरह करने को कहा और आज मैं थैंकफुल हूँ उनसे कि थैंक यू माँ, मुझे आपने ज़बरदस्ती ग्रेजुएशन करवाया। क्योंकि मैं देखता हूँ आज कि मुंबई में और भी लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया, उनके लिए ये एक चैलेंज है कि उनके पास बैकअप नहीं है। तो एक बैकअप होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आप कॉन्फिडेंट भी होते हो। तो आपको अगर ऐसा लगने लगा कि मॉडलिंग में काम नहीं मिलेगा तो आप क्या करें, तो वहाँ पे क्या है, आपका वो करियर भी बिल्कुल। नील जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को, छात्र छात्राओं को फैशन से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को इस कार्यक्रम से लाभ पहुँचे और अगले कार्यक्रम में किसी और विषय के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए दिशाएं टीम को इजाज़त। धन्यवाद।